नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज हम लोग जो है वर्ल्ड मैपिंग में साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वर्ल्ड मैपिंग की 2 क्लास ली थी जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को और ज्योग्रा जो फिजिकल एस्पेक्ट्स थे, उनको डिस्कस किया था। फिजिकल एस्पेक्ट्स में आपने देखा होगा कि मैंने जितनी भी लेक्स हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका की, उनको डिस्कस किया था। उनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, उसको देखा था हमने। उनको अरेंज भी किया था हमने। किसी भी तरीके से यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है, तो किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, वो हमने पूरी लोकेशंस उनकी देखी थी। इसके अलावा जो पर्वत श्रृंखलाएँ थी, माउंटेन रेंजेस, उनको भी हमने देखा था, नॉर्थ अमेरिका की। इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो हमने एक रॉकी पर्वत श्रृंखला है जो अ, नॉर्थ अमेरिका में विस्तृत है। आज हम लोग जो है साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच एक छोटी-सी कड़ी भी थी, जिसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। वो भी हमने देख देख लिया था, उसमें कई देश थे, पनामा भी था, होंडुरास भी था, जिनको हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना? एक पनामा नहर भी देखी थी, जिसके दोनों तटों पे बंदरगाह थे, एक पनामा बंदरगाह, कोलोन बंदरगाह। उस पनामा नहर को के दोनों छोरों पर और पनामा नहर हमने देखा था कि कैरिबियन सागर पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है, अटलांटिक ओशियन में कैरिबियन सागर। तो लगभग-लगभग हमने सारे एस्पेक्ट्स देख लिए थे। आज हम जो है साउथ अमेरिका से शुरू करेंगे। साउथ अमेरिका के सारे जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जो साइट्स हैं उनको देखेंगे और फिजिकल दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है ना? तो ये जो क्लास है इसमें हम साउथ अमेरिका को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना? साउथ अमेरिका। सबसे पहले एक साउथ अमेरिका का जो मैप है, वो हम आप लोगों को बेसिक मैप बता देते हैं, कौन-कौन से देश हैं। देखिए, साउथ अमेरिका में अगर देखा जाए, देखिए ये पूरा साउथ अमेरिका है। कल पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैपिंग में कोई आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप जो है किसी अ, कोई भी मैप मार्केट से खरीद लाएँ और बस उसी में गोला कर दें या मतलब अपने तरीके से पॉइंट कर लें। उससे बेहतर होगा कि आप लोग मैप खुद से एक बार ड्रॉ करें, ठीक है ना? जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसको मैप में खुद से हाथ से जो है ड्रॉ करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना? अ, ना कि मैंने जिस तरीके से मैप क्रिएट की है ना वैसे करना है, ना ही मार्केट के तरीके से आप अपने खुद का जो सिस्टम है, ठीक है ना? अपने तरीके से आप जो है मैप ड्रॉ करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? च देखिए साउथ अमेरिका में जो है, सबसे ऊपर देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये ब्लू से जो लिखा है ये देश है, ठीक है ना? और रेड से जो स्टार बने ये इनकी कैपिटल सिटी है। वेनेजुएला वेनेजुएला की कैपिटल कौन-सी है? काराकस। ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 4 देश दे दिए उनकी राजधानी को मैप करा दो, ठीक है ना? इसीलिए मैं एक-एक पॉइंट जो है कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना? आप लोगों को ये याद करना है वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कौन-सी है? काराकस। उसके बगल में देखो ये गुयाना है, गुयाना की राजधानी कौन-सी है? जॉर्ज टाउन। सूरीनाम, ठीक है ना? उसके बगल में फ्रेंच गुयाना, ठीक है ना? यहाँ पे जो है यहाँ से जो है रॉकेट भी छोड़े जाते हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने जब भी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है अपना जब रॉकेट छोड़ती है तो फ्रेंच गुयाना से छोड़ती है, आप अगर अखबार में पढ़ते हो, ठीक है ना? फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैयन, ठीक है ना? सूरीनाम की है पैरामरीबो, ठीक है ना? वेनेजुएला के बगल में जो है कोलंबिया है, ठीक है ना? वेनेजुएला जो है इसके बगल में कौन-सा देश है? कोलंबिया।
एक और हमने कोलंबिया राज्य देखा था, वो कनाडा में था, याद है ना आप लोगों को? हमने वहाँ भी बताया था ये कोलंबिया देश आपको जो है साउथ अमेरिका में मिलेगा, और वो ये है। इसकी राजधानी क्या है कोलंबिया की? बोगोटो। कइयों बार पेपर में पूछा गया है। उसके नीचे देखो ये पेरू है, ठीक है ना? पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। उस पेरू और कोलंबिया के बगल में देखो ये इक्वाडोर है, इसकी राजधानी क्या है? क्वेटो, ठीक है ना? अब देखो ये जो है ना साउथ अमेरिका के अगर बात की जाए तो वेस्टर्न साइड में जो समुद्र है इसको क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन। फर्स्ट क्लास में ही हमने देख लिया था। और साउथ एशिया के अगर हम ईस्टर्न साइड में जाएं तो ये यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा? अटलांटिक ओशियन, वो भी कौन सा? साउथ अटलांटिक ओशियन। ओके। अब देखो तो जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर के से यहाँ को थोड़ा सा साइड में जाए तो समुद्र में एक ये द्वीप है जिसका नाम है गालपागोस द्वीप। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो द्वीप है इसका नाम क्या है? इसका गालपागोस द्वीप। और इस पे जो है इक्वाडोर का कब्जा है। ये गालपागोस द्वीप इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? रंग बिरंगी प्रजातियों के लिए फेमस है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? और देखो पेरू के नीचे ये देखो चिली है, ये तटीय बिल्कुल समुद्र से। इसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो। चिली की राजधानी सैंटियागो। सैंटियागो, ठीक है ना? चिली के बगल में कौन सा देश है? अर्जेंटीना। ओके। अर्जेंटीना जो है इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। अर्जेंटीना इसके देखिए ये उरुग्वे है, उरुग्वे की राजधानी कौन सी है? मोंटेवीडियो। क्या है? मोंटेवीडियो, ठीक है ना? अर्जेंटीना के ऊपर ये जो है पराग बोलीविया है, बोलीविया के बगल में पराग्वे है। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। पराग्वे की राजधानी एसेंशन। ऊपर सबसे बड़ा देश है ये दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील, जिसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, ठीक है ना? तो ये जो है हमने आपको जो है साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया। उनकी सबसे पहले हमने क्या बताई आपको? लोकेशन बताई, कौन सा देश कहाँ पे है और उनकी कैपिटल क्या है। क्योंकि आप देखेंगे कि कैपिटल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खास तौर पे जो है आप अगर यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखें तो उसमें हर साल जो है आपको देश और उनकी राजधानी को मैच कराने का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? इसीलिए मैं जो है आपको एक एक देश की लोकेशन के साथ मैं राजधानी बता दूंगा, ठीक है ना? कभी कभार जो है यूपीएससी भी पूछ लेता है। ओके। थोड़ा सा एक चीज और देख लेना, ठीक है ना? यहाँ पे ये अर्जेंटीना के नीचे आओ आप, ठीक है ना? ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के नीचे साइड में फॉकलैंड द्वीप है। ध्यान रखना है अर्जेंटीना के बगल में है, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? यूके का अधिकार है, ध्यान रखना है। एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप हमने देखा था कनाडा के बगल में, जहां पे हमने देखा था वो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र था, याद है आप लोगों को? ठीक है ना? वो कौन सा थे? ठीक है ना? कनाडा के बगल में न्यू फाउंडलैंड, जहाँ पे ठंडी धारा और गर्म धारा मिलती है, मैंने बताया था प्लैंकटन का निर्माण होता है, इसलिए मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बन जाता है वो। ओके, ठीक है ना? इसी तरीके से वो न्यू फाउंडलैंड था। ये कौन सा है? ये फॉकलैंड द्वीप है। इस पे किसका कब्जा है? इस पे यूके का कब्जा है, ठीक है ना? तो ये जो है हमने एक आप लोगों को साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हमने बता दिया, और कंट्रीज की जो पॉलिटिकल कैपिटल्स है वो भी हमने बता दिया है, ठीक है ना? अब देखो एक चीज और देखना कि पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में केवल दो देश ऐसे हैं जो समुद्र को टच नहीं करते हैं, ठीक है ना? पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में हम हमने जितने भी देश देखे, आप इसमें से आप सर्च करिएगा कि केवल दो देश ऐसे हैं जो समुद्र को टच नहीं करते हैं, ठीक है ना? मतलब कैसे देश हैं? जो स्थलरुद्ध देश है, ठीक है ना? जो देश समुद्र को टच करते वो स्थलरुद्ध थोड़ी कहलाएंगे। स्थलरुद्ध जो होता है जो वाटर बॉडी मतलब समुद्र को टच नहीं करता, ठीक है ना? अब देखो थोड़ा सा एक बार और इस मैप को देखते हैं। देखो जितने भी देश हैं ये सब समुद्र को टच कर रहे हैं, ठीक है ना? ऊपर ये समुद्र है, ठीक है ना? इसमें से अब आप लोगों को देखना है, एक तो देखो यही दिख गया कि बोलीविया नहीं कर रहा है,
ठीक है ना? और एक पराग भी नहीं कर रहा है। दिख रहा है ना बहुत अच्छे से? बोलीविया जिसकी राजधानी क्या है? लापाज, और पराग्वे जिसकी राजधानी क्या है? एसेंशन, ठीक है ना? ये बोलीविया व पराग्वे समुद्र को नहीं छूते हैं, ये कैसे देश है? स्थल रुद्ध देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? बोलीविया और पराग्वे जो है, ये समुद्र को टच नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट। बोलीविया और पराग्वे को छोड़ दो, तो साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं, सभी जो है समुद्र से सीमा बनाते हैं, समुद्र को टच करते हैं। केवल ये 2 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना? अब चलते हैं हम आगे। ये हमने एक बेसिक आपको लोग को एक लोकेशन पता चल गई सभी देशों की, कहाँ के? साउथ अमेरिका के जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी लोकेशन पता चल गई। वो समुद्र को टच करते हैं क्या नहीं करते हैं ये आपने देख लिया। उनकी पॉलिटिकल कैपिटल क्या है ये भी आपने देख लिया, ठीक है ना? अभी बगल में जो इम्पोर्टेंट आइलैंड है वो भी देखे। अर्जेंटीना के बगल में हमने देखा कि फॉकलैंड है, और वहां पे हमने गालपागोस, ठीक है ना, देखा ना? इक्वाडोर के बगल में। हमने बताया कि रंग बिरंगी प्रजातियों के लिए भी फेमस है। अब आगे चलते हैं, अभी और देखेंगे एक एक करके सभी देशों का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो तो देखेंगे ही। अब देखो, ये जो साउथ अमेरिका है, ठीक है ना? देखो ये साउथ अमेरिका से होती हुई ये जो लाइन जा रही है ना ऊपर से ब्राजील से होते हुए, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री, ठीक है ना? ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन है। और आपको पता है कि 0 डिग्री जहां से गुजरती है, ठीक है ना? थोड़ा सा देखिए, हम समझा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना? ये इक्वेटर कहलाती है पृथ्वी। आपने देख लिया गोल पृथ्वी, इसके बीचों बीच पृथ्वी, पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसी को हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है ना? आप तो ये अभी मान के चलिए कि सूर्य की ये विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर से लेके 5 डिग्री नीचे का ये जो क्षेत्र जो होता है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एरिया। इक्वेटोरियल एरिया मतलब विषुवतीय क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है ना? जब डायरेक्ट पड़ेंगी साल भर, ठीक है ना, तो होता क्या है, इस एरिया में डेली जो है धूप निकलती है, और डेली शाम के टाइम क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है ना? इसीलिए ये जो विषुवतीय क्षेत्र है इक्वेटर के आसपास का, इसीलिए इस एरिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? जहां जहां से इक्वेटर गुजर रही होगी समझ लेना वहां पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है ना? कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कैसी है? उष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है ना? कैसी जलवायु है? उष्ण आर्द्र क्लाइमेट, ठीक है ना? हॉट मॉइस्ट, ठीक है ना? मतलब उष्ण का मतलब गर्म, क्यों? क्योंकि डेली धूप निकलती है। आर्द्र मतलब नमी, क्योंकि डेली क्या होती है? वर्षा होती है, इसलिए आर्द्र। उष्ण आर्द्र क्लाइमेट कौन सी होती है? जहां जहां से इक्वेटर गुजर रही है, ठीक है ना? ये वो क्षेत्र है जहां पे डेली धूप निकलेगी, डेली वर्षा होगी। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, बहुत सघन वन होते हैं, ठीक है ना? ओके। इंडिया में भी कहीं कहीं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है ना? वेस्टर्न घाट वगैरह पे, वो हम इंडिया जब डिस्कस करेंगे इंडिया की ज्योग्राफी तब हम देखेंगे। अब आप इतना समझिएगा, वर्ल्ड में जहां जहां भी ये ट्रॉप ट्रॉप ये क्या बोलते हैं 0 डिग्री जो है गुजर रही होगी, वहां वहां क्या होगा? रेन फॉरेस्ट होंगे। इस एरिया में उष्ण आर्द्र क्लाइमेट होगा। ये क्लाइमेट रहने के दृष्टिकोण से बड़ा ही कैसा है? प्रतिकूल है, ठीक है ना? क्योंकि डेली वर्षा हो रही है, डेली जो है धूप निकल रही है, तो प्रतिकूल तो हुआ ना। यहाँ पे क्या है, प्रतिकूल क्यों हुआ? क्योंकि ऐसी क्लाइमेट जो होती है जहाँ पे डेली धूप निकल रही है, डेली वर्षा हो रही है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पनपने के लिए
सूक्ष्म जीवियों के पनपने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पनपने के लिए एक अनुकूल जलवायु है। इसीलिए इस जलवायु में सर्वाइव करना उतना आसान नहीं रहता है। यहाँ पे जो है आपको पता है कि ब्राज़ील से होके ये निकल रही है और इसी एरिया में, ठीक है ना, कौन-सा फ़ॉरेस्ट पाया जाता है? ठीक है ना? आप लोग को पता है? रेन फ़ॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फ़ॉरेस्ट पाया जाता है ब्राज़ील में, ठीक है ना? और वो कौन-सा है? वो यही वाला फ़ॉरेस्ट है, ठीक है ना? अब देखो, तो हमने क्या देखा कि 0 डिग्री जो है, ब्राज़ील से तो निकल ही रही है मेनली, कोलंबिया से भी निकल रही है और इक्वाडोर से निकल रही है। ये आप लोगों को, ठीक है ना, याद कर लेना है कि वेस्ट से ईस्ट को जाए तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 देश याद करना है जिनसे क्या होती है, विषुवत रेखा गुजर रही है, 0 डिग्री गुजर रही है, ठीक है ना? उसके और थोड़ा-सा नीचे आएँ तो देखिए, ये 23.5 23 हाफ डिग्री साउथ, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ये कहाँ से गुजर रही है? 23.5 डिग्री साउथ। ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ठीक है ना? मतलब ब्राज़ील एक ऐसा देश है साउथ अमेरिका का, जिससे विषुवत रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है। अभी हम वर्ल्ड मैपिंग और आगे चलेंगे, जब हम अफ्रीका को डिस्कस करेंगे, तो अफ्रीका को डिस्कस जब करेंगे तो हम देखेंगे कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी गुजर रही है, विषुवत रेखा भी गुजरेगी और मकर रेखा भी गुजरेगी। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, तीनों लाइन जो है अफ्रीका कंटिनेंट से होकर गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जिससे ये तीनों लाइन्स गुजरती हैं, ठीक है ना? और ये जो है ब्राज़ील या साउथ अमेरिका, इससे कौन-कौन सी गुजर रही? 0 डिग्री और मकर रेखा, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? अब हम धीरे-धीरे फिर से आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में बढ़े थे। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, शुरुआत में ही फ्रेंच गुयाना। ये देखो, ये फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना में एक जगह है जिसका नाम क्या है, कोरू। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम क्या है, एरियाने, का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है कोरू में, ठीक है ना? आप लोग जब भी, जैसे यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है, जब वो अपना रॉकेट छोड़ती है तो अगले दिन आप अखबार पढ़िए तो उसमें लिखा होगा फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है ना? वो यही अंतरिक्ष, ठीक है ना, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है ना? तो ये जो है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रेंच गुयाना के कोरू में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम क्या है, एरिया ने, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, ऐसी तरीके से यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, एरिया ने, जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना? एरिया ने, और उसका जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे, कोरू में, फ्रेंच गुयाना के कोरू में। और आइए अब ब्राजील। ब्राजील में देखो, ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं कराजास। अभी हम बता देते हैं कराजास क्या चीज है। उसके नीचे ब्राजीलिया, इटावीरा, ठीक है ना, सेंटोस। सेंटोस आप लोगों को पता है कि ये कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है, सेंटोस, ठीक है ना? और देखो अर्जेंटीना में आ जाए तो अर्जेंटीना में देखो, ये नीचे ये पेंटागोनिया के पठार है, ठंडा रेगिस्तान। पेंटागोनिया का जो पठार है, ये कैसा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है? रेगिस्तान भी दो टाइप के होते हैं, एक उष्ण, ठीक है, गर्म होता है, एक ठंडा होता है। ये ठंडा रेगिस्तान है, पेंटागोनिया का पठार। पहले तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि पेंटागोनिया का पठार है कहाँ, तो आपको बताना पड़ेगा अर्जेंटीना में है। यहाँ पे देखो, और आ जाओ आप, ये चिली, ठीक है ना? चिली में देखो, ये जो मरुस्थल है, पेंटागोनिया का पठार कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है, बहुत फेमस है। अटाकामा अटाकामा मरुस्थल में दो साइट इंपोर्टेंट है, एक अरिका और एक चुक्की कमाटा, ठीक है ना? ये आप लोगों को याद रखना है, दोनों साइड, ठीक है ना? ये दोनों साइड जो है बहुत इंपोर्टेंट है, चुक्की कमाटा और ये अरिका, ठीक है ना? अब देखो, हम जो है कुछ जो ब्राजील है, सॉरी, साउथ अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं, उनके बारे में कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। उसके बाद हम जो है
फिर आगे चलेंगे। ब्राज़ील जो है, ध्यान रखना है कि ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इससे कर्क रेखा भी होके गुज़र रही है और मकर रेखा भी होके गुज़र रही है, ठीक है ना? अमेज़न नदी जो है ब्राज़ील से होके ही बहती है, ठीक है ना? और अमेज़न जो है फ़ॉरेस्ट जो है ब्राज़ील में ही है। आप लोग को पता है कि वहाँ से कर्क वो 0 डिग्री गुज़रती है, तो वो रेन फ़ॉरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है ना? उसी एरिया से कौन-सी नदी गुज़र रही है? अमेज़न, ठीक है ना? देखते हैं, अभी देखते हैं, आप देखिए। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इससे भूमध्यरेखा व कर्क रेखा दोनों गुज़रती हैं। इसकी सीमा जो है, दक्षिण अमेरिका के 2 देशों इक्वाडोर व चिली को छोड़कर सभी देशों से मिलती है। ठीक है ना? ये सब फैक्ट हैं जो आप लोगों को रटना है, ठीक है ना? वो तो मैं वैसे ये तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं रीडिंग करा देता हूँ ताकि छूटे ना कोई चीज़, ठीक है ना? आप लोग कर लो। इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के 2 देशों, इक्वाडोर व चिली को छोड़कर सभी देशों से मिलती है। देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, चिली तो ये है देखो, चिली ये, ठीक है ना? ये मिल रहा क्या ब्राज़ीलिया से? नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? और आ जाओ, ये इक्वाडोर है देखो, ठीक है ना? ये नहीं मिल रहा ना? बस ये ब्राज़ील जो है, मूँगफली का मूल स्थान नहीं यहीं पे ब्राज़ील में, ठीक है ना? मूँगफली का जो है मूल स्थान है, लोय अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है कि ब्राज़ील जो है आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख आयरन ओर कराजास और इटाबीरा। मैंने जो है ये जो आप लोग को ड्रॉ किए थे ना, कराजास और इटाबीरा, इम्पोर्टेंट। कराजास एरिया आयरन ओर के लिए फेमस है और इटाबीरा भी आयरन ओर के लिए फेमस है। याद रखना है आप लोगों को। ये जो है फैक्ट पूछे जाते हैं कि ब्राजील काय के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। मैक्सिको काय के लिए फेमस था, बताया था ना मैंने, चांदी के लिए फेमस था मैक्सिको, ठीक है ना? इसी तरीके से ब्राज़ील गाय के लिए आयरन ओर के लिए फ़ेमस है, ठीक है ना? कराजास और इटापीरा प्रमुख आयरन ओर एरियाज़ हैं यहाँ, ठीक है ना? कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 है ब्राज़ील, ठीक है ना? अगर बात की जाए ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र को फ़जेंडा कहा जाता है। फ़जेंडा क्या है? कॉफ़ी के बागान, कॉफ़ी के जो बागान कहलाते हैं, वो फ़जेंडा कहलाते हैं ब्राज़ील में, ओके? एक सेंटोस जो है ब्राज़ील में इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था सेंटोस, ये, ठीक है ना? ये दिखाया था ना, ये बंदरगाह शहर है। सेंटोस जो है कॉफ़ी निर्यात के लिए फ़ेमस है। कॉफ़ी निर्यात के लिए इम्पोर्टेंट पोर्ट है ये, ठीक है ना? ये। अब देखो और आ जाते हैं, ब्राज़ील के बाद हम आते हैं बोलीविया पे। स्थल रुद्ध देश है, हम पहले ही देख चुके हैं बोलीविया, ठीक है ना? राजधानी क्या है? लापाज है, लापाज घाटी है यहाँ पे, टिन के लिए प्रसिद्ध है। बोलीविया काहे के लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए फेमस है, ठीक है ना? ये आप लोगों को याद रखना है, बोलीविया, ठीक है ना? अब देखो चिली पे आ जाते हैं हम, ठीक है? चिली, चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली। वर्ल्ड में कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चिली है, ठीक है ना? ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना? एक हम ऑर्डर भी बता देते हैं, टॉप 3 कॉपर प्रोड्यूसर कंट्री, ठीक है ना? चिली, चाइना, पेरू, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। चिली, चाइना, नंबर 3 पेरू। ये तीनों क्या है? टॉप 3, ठीक है ना? प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ठीक है ना? और आ जाते हैं चुक्की का माटा भी हमने देखा था, ठीक है ना? ये कैसा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक। अ, ये उसी में सॉरी एक हमने देखा था ना अभी चिली में जो रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान के भीतर हमने क्या देखा था कि 2 साइड्स थी। एक चुक्की का माटा थी, ठीक है ना? और एक अरिका थी। देखी थी ना हमने, ठीक है ना? दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है ना, चिली में, इस अटाकामा मरुस्थल के भीतर ही हमने क्या देखा था? अरिका और चुक्की का माटा, 2 साइड हमने देखी थी। तो चुक्की का माटा जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर है। विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक, ल ठीक है ना? सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन करने वाला शहर, इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है चुक्की का माटा को, ठीक है ना?
और ध्यान रखना चिली, चिली नाइट्रेट उत्पादन में भी नंबर 1 है, कॉपर उत्पादन में नंबर 1 तो है, नाइट्रेट उत्पादन में भी है। अरिका जो है, ठीक है ना, हमने देखा था ना अटाकामा मरुस्थली में अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है ये, ठीक है ना, विश्व अटाकामा मरुस्थल में ही है ये, ठीक है ना, विश्व का सबसे शुष्क जो है मरुस्थल अटाकामा, नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है, और वैली ऑफ द मून भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वैली ऑफ द मून, ठीक है ना। अर्जेंटीना पे आते हैं। अर्जेंटीना राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला ब्राजील था, हम देख चुके हैं। अर्जेंटीना के शुष्क क्षेत्र, ध्यान रखना है कि भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि पेंटागोनिया पठार, ठीक है ना। पेंटागोनिया पठार कैसा है? ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है ना। कैसा है? ठंडा। ये ठंडा जो होता है एक्चुअलिटी में वो शुष्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां वर्षा कम होती है, ठीक है ना। तो ठंडा का मतलब क्या है? शुष्क। जहां पे वर्षा होगी तो वो आर्द्र होगा, ठीक है ना, ना कि, ठीक है ना, शुष्क। शुष्क मतलब ठंडा, मतलब शुष्क, ठीक है ना। तो पंपा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी इधर पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को याद हो, हमने नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए में विस्तृत था, ठीक है ना। आप लोग को याद है पेरी, ठीक है ना। अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है ना, वो कौन घास के मैदान थे ना वहां पे, ठीक है ना, पेरी, ठीक है ना। इसी तरीके से पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय, ये क्या है? घास के मैदान है, ठीक है ना। ये कौन से मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है पंपास। ओके। गालपागोस द्वीप, ठीक है ना, ये जो है, तो अर्जेंटीना में अगर देखा जाए तो ये जो शुष्क क्षेत्र हैं अर्जेंटीना में, राजधानी ब्यूनस आयर्स हम पहले ही बता चुके हैं, दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला कौन सा था? ब्राजील। अर्जेंटीना के शुष्क क्षेत्र, शुष्क मतलब एक्चुअलिटी में इस एरिया में नीचे की ओर है तो ठंडी ज्यादा पड़ती है, इसलिए शुष्क क्षेत्र है। तो अर्जेंटीना का जो शुष्क क्षेत्र है वो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि पेंटागोनिया पठार, ये भी शुष्क रेगिस्तान है, मतलब ठंडा रेगिस्तान है। पंपा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हमने पहले भी देखे थे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना। पेरियारी याद करो आप, ठीक है ना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसको भी हम अभी बताते हैं आपको, बस याद रखना है कि पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ये सब चीजें आपको जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। पंपास जो है कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। अभी हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखो, देखो दक्षिण अमेरिका जो है, और नीचे इसके और नीचे चले जाएं तो अंटार्कटिका मिल जाएगा। तो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में ये कौन सा ड्रैग पैसेज है? एक एक तरीके से जल संधि टाइप की मान लो, जो किन किन लैंड बॉडी को अलग कर रही है, ठीक है ना। ये ड्रैग पैसेज जो है दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग कर रही है, ठीक है ना। ड्रैग पैसेज दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से क्या कर रही है? अलग कर रही है, ठीक है ना। ये जो है एक इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जाता है ड्रैग पैसेज। और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगी, देखिए ये ड्रैग पैसेज है, तो ये किन किन वाटर बॉडीज को जोड़ रही? बड़ी वाटर बॉडीज को। इस साइड कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, इस साइड अटलांटिक ओशियन। तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करती है, और किन किन लैंड बॉडीज को जोड़ रही है तो वो हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ड्रैग पैसेज अगर आपसे पूछा जाए तो दो लैंड बॉडी जिनको अलग कर रही है, एंटार्क्टिका को साउथ अमेरिका से अलग कर रही है, और अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है ड्रैग पैसेज नीचे। एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, कईयों बार। अब देखो एक हम फिजिकल मैप आप लोगों को और बताते हैं, जिससे और सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। देखो सब आपको बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप जो है एक कोई मैप खरीद लिया, ठीक है ना, और उसी में ड्रॉ करने लगी, ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला उससे, ठीक है ना। जिस तरीके से ये मैप बनाए गए हैं, ठीक है ना, आपका भी ये दायित्व है कि कोरे पन्ने लीजिए, ठीक है ना, आउटलाइन मैप ले लीजिए, ठीक है ना, उसमें जो है नदियां, झीलें, पर्वत श्रृंखलाएं, राजधानियां, सबको ड्रॉ करो, ठीक है ना। इतना तो करना पड़ेगा ना।
अगर आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, तो इतना तो देखिए करना पड़ेगा। ओके? अब देखिए, ये लानोस, ये जो पूरा रेड-रेड दिखा रहा है ना हम, ये क्या है? लानोस। अभी मैं सब बता देता हूँ कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं। लानोस जो है, इसके एक्चुअलिटी में ये घास के मैदान है, ठीक है ना? ये क्या है? घास के मैदान है। ऊपर देखो, मराकाइबो झील, ठीक है ना? देखिए, कौन-सा देश था ये? याद करिए। वेनेजुएला, जिसकी राजधानी क्या थी? काराकस, ठीक है ना? तो ये जो मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये वेनेजुएला ही तो है, ठीक है ना? ध्यान रखना, वेनेजुएला जो है कच्चे तेल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना? खूब सारा तेल पैदा होता है। ऑयल एरियाज़ यहाँ पे काफ़ी हैं, ठीक है ना? ओके? और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जो संगठन है, ठीक है ना? अ, उसमें भी वेनेजुएला एक प्रमुख देशों में से एक है, ठीक है ना? अब देखो, तो वेनेजुएला में ही ये क्या है, लानोस घास के मैदान, उसी के जस्ट ऊपर देखो ये क्या है, मराकाइबो झील, ठीक है ना? वेनेजुएला में ही एक ये नदी बहती है जिसका नाम है ओरिनाको नदी। ये देखो, ये ब्राज़ील से होते हुए जा रही है ओरिनाको नदी, और ओरिनाको नदी ये कहाँ पे मिल रही है? ये ऊपर मिल रही है, ठीक है ना? ये इसी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिस पे जो है एंजिल जलप्रपात है, ठीक है ना? एंजिल जलप्रपात भी वेनेजुएला में है मतलब, ठीक है ना? और नीचे आ जाओ, ये जो नदी जा रही है पेरू, पेरू से होते हुए, ठीक है ना? इसको बोलते हैं अमेजन। अमेजन नदी जहाँ से गुजर रही है 0 डिग्री वाला एरिया है। इसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जो बल वन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सिल्वास या अमेज़न फॉरेस्ट भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है ना? अमेज़न फॉरेस्ट एक्चुअलिटी में उनका नाम क्या है? सेलवास। कोई आपसे पूछ ले सेलवास क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है ना? ब्राज़ील में पाए जाने वाले, ठीक है ना? और देखो, ब्राज़ील में ये कटिंगा है और ये कंपोस है, ठीक है ना? कटिंगा और कंपोस के बारे में अभी मैं बस आप 5 मिनट वेट करिए, मैं बताता हूँ, ठीक है ना? कंपोस घास के मैदान है, कटंगा भी एक झाड़ी टाइप की होती है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ उसके बारे में, ठीक है ना? अब देखो, पेरू और बोलीविया, इनकी सीमा बनाने वाली जो लाइन है, इस पे ये एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, ठीक है ना? मतलब टिटिकाका झील किन 2 देशों में विस्तृत है? तो पेरू और बोलीविया, ठीक है ना? ये देखो पराग्वे है, ठीक है ना? पराग्वे के नीचे ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में आपको पता है कि ये पम्पास घास के मैदान हैं, और ये जो है पंपास के घास के मैदान है। और यहाँ देखिए एक नदी आ रही है, पराना नदी ब्राजील से होती हुई, फिर ब्राजील से होती हुई आती है, फिर ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है प्राकृतिक, ठीक है ना? और उसके बाद ये अर्जेंटीना में बहती है, ठीक है ना? ये पराग्वे नदी है, ठीक है ना? और फिर जो ये जो है अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है, इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इन सभी जो आपने ये साइट्स देखी हैं, इन साइट्स के बारे में हम डिटेल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छे से आप लोग देखिए, इन साइट्स का जो फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अमेजन नदी हमने देखी सब, अमेजन नदी के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन जो नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन-सी है? नील नदी, जो अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे, अफ्रीका में है। ओके? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन-सी है? अमेजन। अमेजन नदी बेसिन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जिनका स्थानीय नाम क्या है? सेल्वास, ठीक है ना? अमेजन फॉरेस्ट जो है इसको क्या कहा जाता है? सेल्वास भी कहा जाता है। ओके? ठीक है ना? लोकल नेम है सेल्वास, ठीक है ना? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, ठीक है ना? पेरू में एक्चुअलिटी में बात की जाए
एक्चुअलिटी में ये जो अमेजन नदी है, ये पेरू से निकलती है। अभी हमने देखा था ना, देखिए दोबारा दिखाते हैं। ये पेरू से निकल रही है, ये पेरू से निकल रही है। एक्चुअलिटी में अभी मैं बस 5 मिनट बाद आपको बताने ही वाला हूँ कि इस एरिया में पूरा साउथ अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? एंडीज, ठीक है ना? इसी तरीके से अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है ना, वेस्टर्न साइड में, तटीय क्षेत्र में हमने देखा था कि रॉकी पर्वत श्रृंखला थी। इसी तरीके से वेस्टर्न तटीय क्षेत्र में यहाँ पे कौन-सी है? तो वहाँ पे बिल्कुल तटीय क्षेत्र में तो नहीं थी, थोड़ी तट से हट के थी रॉकी, ठीक है ना? यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना? और ये जो है ऊपर से पेरू से ये पूरी ऊपर से आई है, वो क्या बोलते हैं, एंडीज, ठीक है ना? तो एंडीज पेरू में एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, ये जा रही है एंडीज, यहीं से ये निकलती है अमेजन नदी, ठीक है ना? तो अमेजन नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पेरू में एंडीज पर्वत से निकलती है, ठीक है ना? ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, ठीक है ना? एक हमने अभी पराना नदी देखी थी, उसके बारे में भी देख लीजिए। पराना नदी घाटी, ठीक है ना? ब्राज़ील की उच्च भूमि से निकलती है पराना नदी, ठीक है ना? पराग्वे ब ब्राज़ील के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना? अर्जेंटीना से होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। और नीचे आ जाओ, ओरिनाको नदी वेनेजुएला में है। ओरिनीको की जो है सहायक नदी है कारोनी। कारोनी की सहायक नदी क्या है? चुरुन नदी। पर विश्व का, ठीक है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। देखिए दोबारा हम दिखा देते हैं। देखिए ये ओरिनीको नदी है जा रही, ठीक है ना? इसी की ये एक सहायक नदी है। उस सहायक की भी एक सहायक है चरून नदी, ठीक है ना? चुरून सॉरी, ठीक है ना? उस चुरून नदी पे जो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल, वेनेजुएला में, ठीक है ना? और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप बता देंगे टुगेला, जो कि हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है ना? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? एंजल। और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? टुगेला, जो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। अब देखो मराकाइबो झील, ये आपने पहले भी हमने जब आप लोगों को जब स्टार्ट किया था तो एक डायग्राम बनाया था, उसमें हमने बताया था, ठीक है ना? वेनेजुएला में एक झील भी बताई थी, मराकाइबो झील। और यहाँ पे भी हमने बताई है, देखिए लानोस के ऊपर ये बताई थी ना, मराकाइबो झील। ये ऑयल के लिए भी फेमस है, देखते हैं। वेनेजुएला में है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना? वेनेजुएला प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। और ये टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर अवस्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ठीक है ना? अब देखो ये हमने इतनी बॉडीज देखी, अब देखो कुछ हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? जो इम्पोर्टेंट है साउथ अमेरिकी कंटिनेंट। देखो प्रमुख वनस्पतियां लानोस, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अभी तक हमने शीतोष्ण कटिबंधीय, पीरियडी कौन सा मैदान था? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है ना? इसके अलावा हमने क्या देखा था? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है ना? पंपास हमने क्या देखा था? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है ना? अर्जेंटीना में था, मेनली अर्जेंटीना अर्जेंटीना में था, ठीक है ना? लेकिन ऊपर उरुग्वे है, उरुग्वे में भी गया है थोड़ा बहुत। देखो ये जो अगर यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि पंपास घास के मैदान किन दो देशों में विस्तृत हैं, तो अर्जेंटीना और ये उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो, ठीक है ना? अब देखो तो लानोस लेकिन क्या है? ये वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिस मतलब सवाना टाइप का, ठीक है ना? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसको सवाना भी बोलते हैं, ठीक है ना? उष्ण कटिबंधीय घास सवाना के मैदान है, ठीक है ना? अब देखो सेल्वास उष्ण कटिबंधीय सदाहरित हरित वन है ब्राजील में। कंपोस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ब्राजील में, ठीक है ना? सवाना ये भी कंपोस्ट, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को।
बताया था ना। कंपोज क्या है? ये घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कहाँ पे है कंपोज? तो हम बता देंगे कंपोज कहाँ पे है, ब्राजील में है। प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, लानोस वेनेजुएला में है। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। प्रियरी शीतोष्ण कटिबंधीय थे, ठीक है ना। और इसके बाद पंपास, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है ना। तो कंपोस्ट क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कटिंगा हमने बताया था, थोड़ा सा रुको मैं बताता हूँ। मरुस्थलीय वनस्पति है, ब्राजील में पाई जाती है। कटिंगा क्या है? एक वनस्पति है, मरुस्थलीय, ब्राजील में पाई जाती है। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, अर्जेंटीना और उरुग्वे। यहाँ जो है अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास पाई जाती है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक चारागाह के रूप में होता है। ये जो पंपास है, यहाँ पे अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास पाई जाती है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक चारागाह के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने देखी साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। ये साइट्स हमने देखी। अब कुछ हम पर्वत श्रृंखलाओं को और अध्ययन कर लेते हैं साउथ अमेरिका की। फिर देखिए, ये जो है ना, सबसे ऊपर तो देखो गोयाना, इस ये पूरा जो एरिया है इसमें, ये पठारी एरिया है, ऊंची भूमि है, जिसको बोलते हैं गोयाना उच्च भूमि। आप देखो, ये वेनेजुएला से लेके बिल्कुल नीचे तक चली गई है, पूरी नीचे तक, ठीक है ना, यहाँ तक। इस पूरी श्रृंखला को बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बगल में ये चिली में कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, जिसमें चुक्की का माटा भी है, अरिका भी है, ठीक है ना। और देखो ये पेंटागोनिया पठार, ये कैसा है? शुष्क रेगिस्तान है, आप लोग को पता ही है। ब्राजीलियन उच्च भूमि इंपोर्टेंट है। ये ग्रान चाको एरिया है ये, ठीक है ना, ग्रान चाको। अब देखो, एंडीज में ही ये कोटोपैक्सी है, ठीक है ना, ये कोटोपैक्सी है, ठीक है ना। ये चिम्बा राजो है ये, ठीक है ना। ये ये देखिए अकांका का गुआ है, ठीक है ना। ये सारी साइट्स आपने देख ली। अब बस इनके बारे में मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है ना। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके पहले हमने जो रॉकी देखी थी ना, वो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी, ठीक है ना। तो अगर आपसे विश्व की टॉप 4 पर्वत श्रृंखलाएं अगर कोई पूछे, माउंटेन रेंजेस, ठीक है ना, तो नंबर 1 पे कौन सी हो जाएगी? एंडीज। नंबर 2 रॉकी। नंबर 3 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और नंबर 4 कौन सी है? हमारा हिमालय। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बता दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखना। अभी ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो लंबाई के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर हिमालय, ठीक है ना। लेकिन ऊंचा ध्यान रखना, ये जो हमने ऑर्डर बताया ना चारों का, ये लंबाई के दृष्टिकोण से। ऊंचाई के दृष्टिकोण से अगर बात की जाएगी, तो हिमालय नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और एंडीज नंबर 2 पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, बता देता हूँ, ठीक है ना, फिर भी, ठीक है ना। ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये 7 देशों, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली व अर्जेंटीना में विस्तृत है। अकांकागुआ अर्जेंटीना एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने देखा था ना, मैंने कहा था कि अभी बताता हूँ इसके बारे में। अकांकागुआ विश्व की सॉरी एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। कोटोपैक्सी हमने देखा था पर्वत चोटी, इक्वाडोर एंडीज में ही है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी है, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है कोटोपैक्सी, जैसे एक्टिव वोल्केनो है मतलब, ठीक है ना। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखना है। कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ग्रांड चाको एक चीज और देखी थी मैंने, ठीक है ना, ये निम्न भूमि है, बोलीविया, पराग्वे व अर्जेंटीना में विस्तृत है। कैसी है? निम्न भूमि है, ठीक है ना। अटाकामा मरुस्थल
हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। अटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू में विस्तृत है, देखा था ना? और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, मतलब नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। वैली ऑफ द मून इसको कहा जाता है। पेंटागोनिया पठार दक्षिण अर्जेंटीना में विस्तृत है, ठीक है ना? शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है ये। ये भी एक्चुअलिटी में शीत मतलब शुष्क, ठीक है ना? भेड़ पालन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? अल्फा-अल्फा नामक घास पाई जाती है। हम पहले ही देख चुके हैं, प्रोटीन से भरपूर है। एक मैप और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, ये हमने कल देखा था, पिछले सॉरी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ये मेक्सिको देखा था, मेक्सिको के ऊपर यूएसए है। ये जो है पूरा सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका हमने देखा था, और ये फिर साउथ अमेरिका स्टार्ट हो गया। ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर का कब्जा किस पे? गालापागोस द्वीप। ये जो है गालापागोस द्वीप जो है, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, प्रशांत महासागर में है। इक्वाडोर का स्वामित्व है। मछलियों, कछुओं और चिड़ियों की अनोखी किस्में यहाँ पे, रंग-बिरंगी किस्में पाई जाती हैं, ठीक है ना? अब देखो, ये जो ऊपर ये जो क्षेत्र है एक्चुअलिटी में, ठीक है ना? ये मेक्सिको की खाड़ी है। ये साउथ अमेरिका के जो ऊपर है, ये पूरा कैरेबियन सी है, ठीक है ना? ये क्यूबा है इसकी, ठीक है ना? क्यूबा सिगार उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है ना? क्यूबा के बगल में देखिए ये क्या है? हैती है। इसके नीचे जमैका है। ये पूरा कैरेबियन है, वेस्ट इंडीज, ठीक है ना? इसको बोलते हैं। ओके? तो ये जो है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे साउथ अमेरिका के, वो मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना? तो आपका नॉर्थ अमेरिका भी निपट गया भाई, साउथ अमेरिका के फैक्ट भी निपट गए। कुछ आपको अगर लगता है कि करंट के दृष्टिकोण से कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, तो वो भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना? एग्ज़ाम के पहले जो है एक मैपिंग का अगर कुछ और इम्पोर्टेंट दिखेगा तो मैं और बता दूँगा, ठीक है ना? अ, अदरवाइज़ आपका भी उत्तरदायित्व है कि कुछ अपडेशन करते जाइएगा, ठीक है ना? तो 2 कॉन्टिनेंट हमने देखे हैं। थर्ड कॉन्टिनेंट हम फिर से अब आएँगे नेक्स्ट क्लास में, अफ्रीका को डिस्कस करेंगे, बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना? अब देखते हैं 1 क्लास में हो पाता है क्या 2 में? लेकिन एक-एक फैक्ट उसका देखेंगे, एक-एक साइट उसकी देखेंगे, फिजिकल साइट्स भी देखेंगे, पॉलिटिकल साइट्स भी देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।